नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत करता हूं इस स्पेशल कार्यक्रम में, इस बिग ब्रेकिंग में। आप जानते हैं दोस्तों कि आज एक तरफ सुबह आपने देखा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर फैसला आ गया, तो दूसरी तरफ एसआईआर पर भी क्या कुछ आने वाला है, क्योंकि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आज सोमवार का दिन है, आज तारीख है 15, यानी 15 सितंबर को आज सुनवाई होनी थी एसआईआर पर, और आज अब सुनवाई शुरू हो चुकी है उधर सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच है यहां पर। ये जो है ये होने वाले चीफ जस्टिस यानी सूर्यकांत साहब जो है, यानी जस्टिस सूर्यकांत, और उनका साथ दे रहे हैं जॉय माल्या बागची। ये दो जजों की बेंच है जो इस पर एसआईआर पर बिहार में जो मतदाता सूची पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का जो काम चल रहा है, उस पर एक याचिका लगाई गई है कि इस पर सीधे सीधे रोक लगाई जाए, यानी ये काम गलत है, असंवैधानिक है, और इस पर चुनाव आयोग लगातार घिरा हुआ है। एक नहीं बल्कि कई सुनवाइयां हो चुकी हैं। पिछली सुनवाई पिछले सप्ताह हुई थी और उसमें आधार कार्ड को लेकर आपको याद होगा कि बहुत ही गहमा गहमी वाला आलम था। 12वें दस्तावेज के रूप में जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, उसके बाद 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को वहां स्वीकार किया गया। लेकिन आज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आते ही सबसे पहले बोला कि द्विवेदी जी, यानी द्विवेदी, राकेश द्विवेदी, जो चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य वहां पे जो अधिवक्ता हैं यानी वकील हैं, उनसे पूछा गया कि क्या वर्तमान स्थिति क्या है, अभी व्हाट्स द करेंट स्टेटस, यानी आज की अभी की स्थिति क्या, वर्तमान स्थिति क्या है। क्या हमें वास्तविक आकलन का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कितने लोग छूट गए हैं? क्या हमें जो ओरिजिनल जो वो है आकलन नहीं करना चाहिए स्टेटस का कि कितने लोग छूट गए हैं? यह सवाल यहां पूछा है जस्टिस सूर्यकांत ने। इसका जवाब देते हुए लेकिन उससे पहले वरिष्ठ वकील अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जहां तक अन्य राज्यों का सवाल है, चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है। दूसरे राज्यों का सवाल, यहां पर तो चुनाव आयोग यानी बिहार का मामला है, तो बिहार के मामले में चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये हम लोग देख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग दूसरे राज्यों में भी एसआईआर करवाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस बीच हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में, और आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक, आप सबका भी स्वागत करता हूं। सीधे सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट नंबर 2, वहां पर 2 जजों की बेंच है, एक है जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे हैं वहां जस्टिस जॉय माल्या बागची। इन दोनों जजों की बेंच सुनवाई कर रही है एसआईआर के ऊपर, और एसआईआर में क्या कुछ आने जा रहा है, इस पर हम आपको लगातार इस मसले को लेकर आप तक हम दलीलें जो दी जा रही हैं, पेश की जा रही हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है दोस्तों कि जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें, और जैसे चुनाव में वोटों की चोरी हुई और चुनाव आयोग कैसे यहां पर धांधलियां करवाता रहा है, और या तो धांधलियां ना भी करवाए लेकिन जो लोग कर रहे हैं उसको रोक लगाने, उस पर रोक लगाने, लगाम लगाने की कोशिश चुनाव आयोग की नहीं दिखती है। और इन सब के बीच जब बिहार में चुनाव होना है, उससे बीच अगर आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेके आ जाए, मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू कर दें, जबकि यह सितंबर का महीना है। आप याद कीजिए 2020 में, यानी 5 साल पहले जो चुनाव की घोषणा हुई थी वो 25 सितंबर को हुई थी, और 22 सितंबर को ऑलरेडी यहां पर बिहार में 22 नवंबर को बिहार में विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए, नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए, न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन हो जाना चाहिए वहां पे बिहार में। लेकिन क्या इतनी जल्दी ये सब काम हो पाएगा? इसलिए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा द्विवेदी जी से, यानी राकेश द्विवेदी से, जो चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने कहा कि आखिर वर्तमान स्थिति क्या है और हम कब तक इसका इंतजार करते रहेंगे? बताइए कितने लोग छूट गए हैं? इस पर वरिष्ठ वकील जो है गोपाल शंकर नारायण, उन्होंने कहा कि जहां तक अन्य राज्यों का सवाल है, ये चुनाव आयोग तो आगे बढ़ रहा है, अन्य राज्यों में भी एसआईआर करवाने जा रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं हम कैसे रोक सकते हैं? अगर अन्य राज्यों में याचिकाएं दायर की हैं तो सुनिश्चित रूप से उस पर सुनवाई होगी। गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं बस हमें एक तारीख बताइए जिस दिन कानूनी मुद्दे पर सुनवाई हो। जस्ट गिव अस अ डेट ऑन व्हिच लीगल इशू विल बी टेकन अप। लीगल इशू के बारे में, यानी कानूनी मसले के बारे में, कानूनी मुद्दे के बारे में सुनवाई किस डेट को होगी ये बताइए। आगे क्या कुछ चल रहा है? लगातार सुनवाई चल रही है। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी लगातार कोर्ट नंबर 2 से संपर्क में है। अमलेंदु जी, क्या क्या चल रहा है वहां पे, जरा बताइए।
हाँ राजीव जी, बिल्कुल। सबसे पहले जस्टिस सूर्यकांत ने द्विवेदी जी से पूछा चुनाव आयोग की तरफ से कि भाई वर्तमान स्थिति क्या है वो बताइए। फिर उनसे पूछा गया तो उस पर गोपाल शंकर नारायण जो वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये अन्य राज्यों में भी इसको कर रहे हैं। गोपाल शंकर ने ये भी कहा कि हमें केवल एक तारीख बताइए जिस दिन इसके कानूनी मुद्दे पर बात होगी, यानी एसआईआर कानूनी है कि नहीं उस पर बात होगी, वो तिथि हमें बताइए, इस पर कब इस पर बातचीत होगी। गोपाल शंकर नारायण ने यह कहा कि अगर प्रथम दृष्टया संवैधानिक व्यवस्था में गड़बड़ी पाई जाती है तो हम इस प्रक्रिया को जारी न रखने पर जोर देने के लिए हकदार होंगे। यानी अगर ये प्रक्रिया ही गलत है तो फिर हमारा ये अधिकार होगा कि हम ये कहें कि इस प्रक्रिया को ही पूरी तरीके से रोक दिया जाए। और उनके अनुसार अभी उन्होंने 7.89 करोड़ मतदाता शुरुआत में थे और 4.96 करोड़ मतदाता स्वतः ही ड्राफ्ट रोल में शामिल हो गए। अनुमान है कि 6.84 करोड़ मतदाताओं के पास आधार है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक बार ये सस्पेंस पीरियड खत्म हो जाए तो मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी आ जाएगी। इस पर गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मैं तो बस केवल फ्लैग कर रहा हूं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह माना जा सकता है कि जिन लोगों को बाहर रखा जा रहा है उन्हें सिर्फ दस्तावेजों के अभाव में बाहर रखा जा रहा है। इस पर गोपाल शंकर नारायण ने कहा मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि किया क्या जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर सवाल थोड़ा सा इसको और विस्तार देने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि यहां पर एक बहुत गहमागहम शुरुआत ही हुई है एसआईआर पर, और बिहार में कैसे चुनाव आयोग धांधलियां कर रहा है, चुनाव आयोग कैसे वहां मनमानी कर रहा है, इसका उदाहरण यहां पर दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं कि अगर प्रथम दृष्टया संवैधानिक व्यवस्था में गड़बड़ी पाई जाती है, अगर प्रथम दृष्टया संवैधानिक इन प्राइमा फेसिया अगर संवैधानिक व्यवस्था में गड़बड़ी पाई जाती है तो हम इस प्रक्रिया को जारी न रखने पर जोर दे सकते हैं। प्रथम दृष्टया अगर इस प्रक्रिया में ही खामी पाई जाती है तो इसे रद्द कीजिए ना, इसको क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। चुनाव आयोग को भी कानूनी तौर पर सुना जाना चाहिए। चुनाव आयोग जो बातें कर रहा है वो मनमानी कर रहा है, लेकिन कानूनी बात क्या है कानूनी तौर पर सुनिए, लीगल मसले को उसी हिसाब से इसको कंटिन्यू कीजिए। यहां पर कह रहे हैं गोपाल शंकर नारायण और कह रहे हैं अभी तक 7.89 लाख मतदाता शुरू में मौजूद थे। 7.89 करोड़ यानी 7.89 लाख मतदाता शुरू में मौजूद थे। 4.96 लाख मतदाता स्वतः ही यानी 2003 के हिसाब से ड्राफ्ट रोल में आ गए। अनुमान है कि 6.84 लाख मतदाता आधार कार्ड के धारक हैं। 6.84 लाख मतदाता जिनके पास आधार कार्ड है, यह अनुमान है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि एक बार यह सस्पेंस पीरियड खत्म हो जाए तो मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी सामने आ जाएगी। इसके बाद फिर तुरंत खड़े होते हैं गोपाल शंकर नारायण, कहते हैं मैं तो सर मिलॉर्ड मैं तो सिर्फ फ्लैग कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, फ्लैग कर रहा हूं, इन मसलों को सामने ला रहा हूं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि यह माना जा सकता है कि जिन लोगों को बाहर रखा जा रहा है उन्हें सिर्फ दस्तावेजों के अभाव में बाहर रखा जा रहा है। यह मान ले हम कि सिर्फ दस्तावेजों के अभाव के कारण इनको बाहर रखा जा रहा है। गोपाल शंकर नारायण इस पर फिर कहते हैं कि मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या किया जाना चाहिए, यानी जिनको बाहर रखा जा रहा है उनको बाहर क्यों रखा जा रहा है और वो बाहर न रखे जाए, उनको बाहर न किया जाए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। ये यहां पर गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं। बात यही नहीं रुकती है, बात आगे भी बढ़ती है और यहां पर वृंदा ग्रोवर भी खड़ी होती हैं, अमलेंदु जी, और वृंदा ग्रोवर अपनी बात रखती हैं। वो वृंदा ग्रोवर साफ साफ कहती हैं इसके बाद कि 22 नवंबर तक 22 नवंबर तक विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए, जो पहले मैं कह रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये नियमावली कानून के अनुरूप नहीं है ये जो लेकर आए हैं चुनाव आयोग। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर हम 14 अक्टूबर से शुरू करते हैं तो ग्रोवर ने कहा कि एक बिहारी नागरिक होने के नाते मुझे इस चुनाव में एक अवैध चुनाव प्रक्रिया के कारण वोट देने के अधिकार से क्यों वंचित किया जाना चाहिए। इस पर अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम सितंबर के अंत तक इसकी घोषणा करने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने पूरे देश में इसकी घोषणा कर दी है। इस मामले में जो मिसाल है उसका पालन अन्यत्र भी किया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम जो मानते हैं वह अन्यत्र पर भी लागू होगा, यानी आधार कार्ड पूरे देश में लागू होगा। सीधे एक तरीके से कहा जाए तो ये जस्टिस यहां पे साफ साफ देखिए 3 वकील यहां खड़े होते हैं। एक वृंदा ग्रोवर खड़ी होती हैं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से वृंदा ग्रोवर भी हैं, कह रहे हैं कि 22 नवंबर तक बिहार विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। आप और हम शुरुआत में जो साथी पहले जुड़े हैं उनको मैं ये बात बता चुका हूं कि बिहार विधानसभा नई विधानसभा का गठन 22 नवंबर तक हो जाना चाहिए लेजिस्लेटिव के हिसाब से, लेकिन यह नियमावली कानून के अनुरूप नहीं है। जो मैनुअल इन्होंने बनाया है ये कानून के अनुरूप नहीं है, यानी
यानी एसआईआर कानून के हिसाब से नहीं है। और इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर हम 14 अक्टूबर से शुरू करते हैं, अगर हम स्टार्ट करते हैं, इफ वी स्टार्ट ऑन 9 अक्टूबर, यानी चुनाव, अगर हम ये स्टार्ट का मतलब चुनाव की बात कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। इस पर फिर ग्रोवर कहते हैं कि ग्रोवर कहती हैं, वृंदा ग्रोवर वकील याचिकाकर्ताओं की तरफ से पीयूसीएल के लिए वो वहां खड़ी हैं, वो कह रही है कि एक बिहारी नागरिक होने के नाते मुझे इस चुनाव में एक अवैध चुनाव प्रक्रिया के कारण मतदान के अधिकार से क्यों वंचित किया जाना चाहिए। यानी पूरे के पूरे अवैध है यह प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया जो है अवैध है। और एक बिहारी नागरिक होने के नाते अगर मेरा वोट, अगर वोटर कार्ड मेरा नहीं बनता है तो मैं इस प्रक्रिया से बाहर क्यों रहूंगा, मैं यार क्यों रहूंगी, क्योंकि मुझे वोट देने का अधिकार था, मेरे अधिकार को आपने छीन लिया। और अब आप जब चुनाव में जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पास तो वोटर कार्ड नहीं है, इसलिए जी आप यहां से बाहर हैं, आप मतदान नहीं कर सकते, तो यह अवैध काम के कारण मेरा वोट का अधिकार, मुझे वोट देने का अधिकार क्यों छीना गया है, यह कह रही हैं यहां वृंदा ग्रोवर। इसके बाद वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी खड़े होते हैं, कहते हैं हम सितंबर के अंत तक मतदान कराने का अनुरोध करते हैं। वी रिक्वेस्ट फॉर एंड ऑफ अक्टूबर, ये साफ साफ कह रहे हैं कि माफी चाहूंगा, फॉर एंड ऑफ सितंबर, ये कह रहे हैं कि मैं सितंबर के अंत में मतदान कराने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने पूरे देश में इसकी घोषणा कर दी है, ये एसआईआर की घोषणा कर दी है। इस मामले में जो मिसाल है उसका पालन अन्य जगहों पर भी किया जाना चाहिए। जो अभी तक वर्डिक्ट्स आए हैं, जो इसमें अंतरिम आदेश आए हैं, उसका पालन पूरे देश में होना चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि हमने जो आदेश दिया है वो पूरे देश में लागू होगा, हमने जो आदेश दिया है वो पूरे देश में लागू होगा। ये बात यहां पर कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और इधर जस्टिस सूर्यकांत भी अपनी बात रखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ कह रहे हैं कि हम इस वक्त अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वी कांट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन इन दिस वे। हम लोग अपने इसके बाद खड़े हो जाते हैं हम लिंदु जी, प्रशांत भूषण खड़े होते हैं। प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं? प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि इनको ये आप जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, वे नियमों और उनकी अपनी नियमावली का घोर उल्लंघन है। वस्तुतः कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। उनके नियमों के अनुसार आपत्तियां एक दिन के भीतर उनकी वेबसाइट पर अपलोड करनी होती हैं ताकि लोग देख सकें कि किसने हटाने आदि के लिए आवेदन किया है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने केवल 30% आपत्तियां और जोड़ने आदि के अनुरोध अपलोड किए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर बड़ी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि समस्या यह है कि जब हम चुनाव आयोग से जवाब मांगते हैं तो वे अलग ही कहानी सुनाने लगते हैं, हमें दोनों कहानियां सुननी होंगी। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि यह उनके अपने डेटा से है, उन्हें अपने नियमों, अपनी नियमावली का पालन करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम यह मानकर चलेंगे कि एक संवैधानिक प्राधिकारी अपने दायित्वों को जानता है। खैर, अगर उन्हें नहीं पता तो हम इस मामले में इसको 7 तारीख को सूचीबद्ध कर रहे हैं। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें अपनी नियमावली का पालन करना ही होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 7 अक्टूबर को इस पर विचार किया जाएगा, आप सभी अपने तर्कों का सारांश तैयार करें। इस पर प्रशांत भूषण ने फिर कहा कि अगर जिस तरीके से उन्होंने ये रूल्स तैयार किए हैं उसे दरकिनार कर दिया जाए तो क्या होगा। अक्टूबर के मध्य में चुनाव की घोषणा होनी है, समय नहीं होगा, इस बीच उन्हें नियमों का पालन करने का निर्देश दिया जा सकता है। वे कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, वे किसी और के नियमों का पालन कर रहे हैं। इस पर आगे फिर प्रशांत भूषण ने कहा कि अंतिम सूची 1 अक्टूबर को अपलोड की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम संतुष्ट हैं तो इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि तो उन्हें या उनके आपके माननीय सदस्यों के अनुसार प्रक्रिया दोबारा करनी होगी, इसमें ज्यादा समय नहीं बचेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम 7 तारीख को समय सारणी तय करेंगे, 8 तारीख को हम दूसरे पक्ष की बात सुन सकते हैं। इस पर प्रशांत भूषण ने फिर कहा कि इस बीच माननीय सदस्य उन्हें अपने नियमों नियमावली का पालन करने का निर्देश दे सकते हैं। वे सिर्फ अदालती आदेशों का पालन करें, उन्हें अप्राप्त आपत्तियां अपलोड करने दें। द्विवेदी ने इस पर तंज कसा कि एडीआर को उससे क्या लेना देना है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि निजता के अधिकार को भी नजरअंदाज ना करें, अगर वे नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें सूचित करें। प्रशांत भूषण ने साफ कहा कि वे इतने सारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह निजता का कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके अपने नियम इसका प्रावधान करते हैं। जी जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या आप इन उल्लंघनों का संकलन दे सकते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा यह हमारे आवेदन में दिया गया है। इस पर द्विवेदी बोले कि उन्हें हलफनामा देना चाहिए, यह कोई दिखावा नहीं हो सकता। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि सीपीआईएम का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। वे यह बेबाक दावा कर रहे हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण कुछ नहीं कर रहा है। इस पर द्विवेदी ने कहा कि राजनीतिक दलों और एडीआर ने कुछ नहीं किया,
सिर्फ शिकायतें की हैं। गोपाल शंकर नारायण फिर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग रोजाना बुलेटिन जारी कर रहा है, लेकिन 1 सितंबर से ये बंद हो गया है। राजीव जी, हम लोगों ने चर्चा की थी न्यूज पॉइंट में कि 1 सितंबर के बाद ये बुलेटिन जारी क्यों नहीं हो रहा है, और उन्होंने कहा कि उन्हें इसे जारी रहने देना चाहिए। आधार आदेश कितने दावे वगैरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे जितना सार्वजनिक करते हैं उससे। द्विवेदी ने इस पर कहा कि हम साप्ताहिक रिपोर्ट दे रहे हैं, हमारे पास और भी काम है। जस्टिस बागची ने पूछा कि आप कितनी आपत्तियां रख सकते हैं। ये जस्टिस बागची जी, यहाँ पे एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस जिसको पूरा ये सुना रहे थे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी। यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत और अभिषेक मनु सिंघवी पहले आमने सामने होते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी को कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत की ये वक्त जो है हम इस तरह अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ राय व्यक्त करने के लिए हम खड़े नहीं हुए हैं, हम यहाँ बैठे नहीं हैं। यहाँ पर उसके बाद प्रशांत भूषण खड़े होते हैं। प्रशांत भूषण कहते हैं कि नियमों और चुनाव आयोग की नियमावली का या पूरा का पूरा चुनाव आयोग जो है वो इसका उल्लंघन कर रहा है, घोर उल्लंघन कर रहा है। इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है, यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपत्ति दर्ज होने के 1 दिन के भीतर उसे वेबसाइट पर अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। उस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। सुनवाई के बावजूद उन्होंने मुश्किल से केवल 30% आपत्तियां या नाम जोड़ने या हटाने इन सब के अनुरोध को ही अपलोड किया है, यानी मात्र 30% ही चुनाव आयोग ने काम किया है। इस पर इन्होंने कहा कि यह घोर आपत्तिजनक है, यह जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, और साफ साफ कहा कि हम दोनों पक्षों की बात हमें सुननी पड़ेगी। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं हम ये मानकर चलेंगे कि एक संवैधानिक प्राधिकारी अपने दायित्वों को जानता है, वैसे भी अगर उन्हें नहीं पता तो हम मामले को 7 अक्टूबर को सूचीबद्ध कर रहे हैं। अगर नहीं पता है तो हम इसको 7 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर देते हैं। इसके बाद प्रशांत भूषण खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें अपने नियमावली का पालन करना होगा। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि आपने जो यहां नियम बनाए हैं उसका पालन करना होगा। फिर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी, आप सभी अपनी दलीलों का सारांश तैयार करें, आप अपनी दलीलों का सारांश तैयार करें। इस पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि अंतिम सूची 1 अक्टूबर को अपलोड की जाएगी। अंतिम जो फाइनल सूची है वो 1 अक्टूबर को चुनाव आयोग के इस SIR के हिसाब से 1 अक्टूबर को अपलोड की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत इस पे, ये प्रशांत भूषण ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने इसके बाद कहा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब अपलोड की जाएगी, फर्क तब पड़ता है कि हम उससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। यह सबसे बड़ी चीज है कि हम उससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा तो उन्हें या आपके माननीय सदस्यों के अनुसार प्रक्रिया दोबारा करनी होगी, इसमें ज्यादा समय नहीं बचेगा। अगर आपके माननीय मतलब बेंच के हिसाब से अगर चुनाव आयोग को दोबारा यह पूरी प्रक्रिया करनी पड़ी तो समय कहां बचेगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम 7 तारीख को समय सारणी तय करेंगे, 8 तारीख को हम दूसरे पक्ष की बात सुनेंगे, यानी 7 और 8 2 दिन लगातार इस पर चर्चा होगी। ये यहां पे कह रहे हैं 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर। इस बीच प्रशांत भूषण कह रहे हैं इस बीच माननीय सदस्य उन्हें अपने नियमों और नियमावली का पालन करने का निर्देश दे सकते हैं। कह रहे हैं कि मिलॉर्ड आप इनको चुनाव आयोग को अपने नियमों और नियमावली का जो उनकी जो नियमावली है उसका पालन करने का आप निर्देश दीजिए। वो सिर्फ अदालती आदेशों का पालन कर रहे हैं, उन्हें प्राप्त आपत्तियां अपलोड करने दें, उनको कहें कि प्राप्त जो आपत्तियां हैं उसको अपलोड करें। द्विवेदी इस पर खड़े होते हैं, कहते हैं क्योंकि चूंकि प्रशांत भूषण ADR की तरफ से हैं तो यहां राकेश द्विवेदी खड़े होते हैं, बोलते हैं ADR का इससे क्या लेना देना है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत थोड़े नाराज होते हैं और कहते हैं कि निजता के अधिकार को भी नजरअंदाज न करें, यह निजता का हनन है, निजता के अधिकार का हनन है, और ADR को क्यों नहीं लेना देना है इसका आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए। अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप हमें सूचित कीजिए, अगर वो नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उसका हनन मत कीजिए। इस पर फिर प्रशांत भूषण खड़े होते हैं। देखिए एक गर्मा गर्म बहस चल रही है। प्रशांत भूषण खड़े होते हैं, वो कहते हैं इतने सारे नियमों का उल्लंघन ये कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां निजता का कोई मुद्दा नहीं है, उनके अपने नियम इसका प्रावधान करते हैं। उनका जो यानी चुनाव आयोग अपना नियम बनाता है, इसका प्रावधान कर रहा है, वो हनन कर रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा प्रशांत भूषण को और विपक्ष को कि आप आप उल्लंघनों का संकलन दे सकते हैं, यानी उल्लंघनों को जितने उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं चुनाव आयोग वाले, वो चुनाव आयोग जितने नियमों के उल्लंघन को कर रहा है उन नियमों को उन उल्लंघनों को एक साथ ले आइए और हम उस पर बात करेंगे। इस पर इस पर प्रशांत भूषण ने कहा यह हमारे आवेदन में दिया गया है, हमने जो आवेदन दिया था उसमें ऑलरेडी हमने लिखा है कि कितने
कितने नियमों का इन्होंने उल्लंघन दिया है। तो इस पर द्विवेदी ने कहा, राकेश द्विवेदी खड़े हो जाते हैं, वो कह रहे हैं उन्हें हलफनामा देना चाहिए, यानी एफिडेविट देना चाहिए, ये कोई दिखावा नहीं हो सकता, ये दिखावा करते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीपीआईएम का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, वो ये बेबाक दावा कर रहे हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण कुछ नहीं कर रहा है। यहां पर ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीपीआईएम का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, वो कह रहे हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण वहां पर जो है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 सितंबर को, आप याद कीजिए जो सुनवाई हुई थी, स्पेशल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो चुनाव आयोग की हेल्प करने के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, ये दावा सीपीआईएम वाले कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा। इस पर द्विवेदी, राकेश द्विवेदी कह रहे हैं राजनीतिक दलों और एडीआर ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ शिकायतें की हैं। यहां पर राकेश द्विवेदी खड़े होते हैं, कहते हैं यानी यहां पर खीज, गुस्सा, झल्लाहट, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस झल्लाहट के बीच इस अदालत ने फिर साफ कर दिया कि आधार के साथ एक अन्य दस्तावेज 11 में से 1 जमा करने का अनुरोध जो किया जा रहा था चुनाव आयोग की तरफ से, अश्विनी उपाध्याय की तरफ से, उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी 12वां जो दस्तावेज है वो आधार रहेगा, अकेले आधार के आधार पर वोट बन सकता है, ये स्पष्ट हो गया है राजीव जी, एकदम साफ तौर पर। और हुआ ये कि अश्विनी उपाध्याय जो है वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में इसकी मांग कर रहा हूं महोदय कि आधार ना तो आयु का प्रमाण पत्र ना ही निवास प्रमाण पत्र। जस्टिस बागची ने पूछा तो फिर ये किस बात का प्रमाण पत्र है अगर ये उस कानून का हिस्सा नहीं है? तो जाहिर सी बात है, राजीव, सही पूछा जस्टिस बागची ने। इस पर उपाध्याय ने कहा कि मैं 6 फैसलों पर भरोसा कर रहा हूं कि आधार की तुलना इन 11 दस्तावेजों से नहीं की जा सकती। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा है। उपाध्याय बोले कि चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, यानी अब भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि चुनाव आयोग स्पष्ट उल्लंघन कर रहा है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक अंतरिम व्यवस्था के आधार पर हमने आधार की अनुमति दी है, हमारा आदेश बना रहे। आधार की अनुमति देना कानून के विरुद्ध है, आधार विदेशियों को भी जारी किया जा सकता है, हर व्यक्ति को आधार प्रदान करने का अधिकार है यदि वह 180 दिनों तक भारत में रहता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस मुद्दे को खुला रख रहे हैं। तो इस पर उपाध्याय बोले कि बिहार में लाखों रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी विदेशी को मतदान का अधिकार ना मिले। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे कई दस्तावेज हैं जिनकी जालसाजी की जा सकती है, आधार का उपयोग कानून द्वारा अनुमति सीमा तक ही किया जाना चाहिए। उपाध्याय ने कहा कि कृपया अपने पिछले आदेश में संशोधन करें, अन्यथा यह विनाशकारी होगा। जस्टिस बागची ने कहा आपदा या आपदा के अभाव पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। उपाध्याय बोले कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि किसी भी विदेशी को वोट देने का अधिकार ना मिले। बिहार में लाखों रोहिंग्या हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कह रही है राजीव जी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग अच्छी तरह जानता है कि अगर कोई नागरिक है तो उसे वोट देने का अधिकार है, यानी चुनाव आयोग अच्छी तरीके से जानता है कि अगर कोई नागरिक है तो उसको वोट देने का अधिकार है। अगर धोखाधड़ी से दस्तावेज प्राप्त किए जाते हैं तो वोट देने का अधिकार नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार और कई दस्तावेज जाली हो सकते हैं। आधार का उपयोग कानून की अनुमति के अनुसार किया जाना चाहिए। और इसके बाद फिर अदालत ने आधार के साथ अन्य दस्तावेज 11 में से 1 जमा करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। यानी जो उपाध्याय जी की भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भी रहे हैं, उनकी जो मांग थी कि आधार हटाया जाए और आधार के साथ कोई एक और दस्तावेज दिया जाए, उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया साफ तौर पर राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां बहुत महत्वपूर्ण गंभीर जो है वो बहस यहां पर चल रही है, गर्मा गर्म बहस चल रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों की बात आई थी कि राजनीतिक दलों और एडीआर ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ शिकायतें की हैं, ये चुनाव आयोग ने वहां कहा। राकेश द्विवेदी ने कहा, चुनाव आयोग की तरफ से वकील ने कहा। तो इस पर गोपाल शंकर नारायण खड़े हुए और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग रोजाना बुलेटिन जारी कर रहा है, 1 सितंबर को वो बंद हो गया, उन्हें जारी रहने दीजिए। आधार आदेश, कितने दावे हैं वगैरह वगैरह, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां गोपाल शंकर नारायण कह रहे थे कि वो जो बुलेटिन जारी कर रहा था वो क्यों बंद कर दिया। इस पर चुनाव आयोग से जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा था कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे जितना सार्वजनिक कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है आपको इसको सार्वजनिक करना चाहिए। इस पर द्विवेदी ने कहा कि हम साप्ताहिक रिपोर्ट दे रहे हैं, हमारे पास और भी काम है। या साहब कह दिया हम साप्ताहिक रिपोर्ट दे रहे हैं, हमारे पास और भी काम है, हम रोज रोज नहीं दे सकते। ये मनमानी की हद है। अब क्या बोलूं, मैं नहीं बोलना चाहता, कई शब्दों का
इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मनमानी की हद है, ये साफ दिखाई दे रही है। जस्टिस बागची ने कहा इसके बाद कि आप कितनी आपत्तियां रख सकते हैं। इस पर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, जो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, वो खड़े होते हैं, कहते हैं कि मैं पूरे देश में इसकी मांग कर रहा हूं महोदय। आधार न तो आयु प्रमाण है और न ही निवास का प्रमाण है, इसलिए आधार को आप हटाइए, आप आधार को क्यों जोड़ रहे हैं। इस पर जस्टिस बागची ने कहा तो फिर ये किस बात का प्रमाण है? क्या ये उस कानून का हिस्सा नहीं है जो बनाया गया था? इस पर उपाध्याय कह रहे हैं मैं 6 फैसलों पर भरोसा कर रहा हूं, आधार की तुलना में इन 11 दस्तावेजों में से नहीं की जा सकती है। आधार की तुलना इन 11 दस्तावेजों से नहीं की जा सकती है जो दस्तावेज हमने मांगे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा है, हमने नहीं कहा है कि आप 11 दस्तावेजों के साथ में आप इसकी तुलना कीजिए। उपाध्याय कह रहे हैं चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। यहां पर चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। क्या उल्लंघन किया गया है ये अमलेंदु जी? ये मतलब कि आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया, ये कहना है। हाँ, कि आधार कार्ड को स्वीकार आप नहीं कर सकते, आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया गया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर हमने आधार की अनुमति दी है, हमारा आदेश बना रहे। आधार को अनुमति देना कानून के विरुद्ध है, आधार की अनुमति देना कानून के विरुद्ध है। आधार विदेशियों को भी जारी किया जाता है। हर व्यक्ति को आधार प्राप्त करने का अधिकार है यदि वो 180 दिनों तक भारत में रहता है। ये बात यहां पर कही गई है जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं हम इस मुद्दे को अश्विनी उपाध्याय, माफी चाहूंगा, अश्विनी उपाध्याय की तरफ से कही गई ये बात। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं हम इस मुद्दे को खुला रख रहे हैं, ओपन रख रहे हैं। इस पर उपाध्याय कह रहे हैं कि कृपया पिछले आदेश में संशोधन करें अन्यथा यह विनाशकारी होगा। मतलब यहां पर उपाध्याय जो हैं, अश्विनी उपाध्याय, खड़े होकर यह कह रहे हैं कि आधार को जो आपने अनिवार्य बनाया है, यानी 11 दस्तावेजों के बाद 12वें दस्तावेज के रूप में आपने आधार को यहां जोड़ा है, उसको आप हटा दीजिए, यह कहा जा रहा है, वरना यह विनाशकारी होगा, विनाशकारी होगा। तो इस पर जस्टिस बागची कह रहे हैं कि आपदा या आपदा के अभाव पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। इस पर उपाध्याय जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि किसी भी विदेशी को वोट देने का अधिकार न मिले। बिहार में लाखों रोहिंग्या हैं, आ गए ये राजनीति करने। बिहार में लाखों रोहिंग्या हैं, अभी तक तो एक नहीं निकाल पाए और लाखों की बात कर रहे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं चुनाव आयोग अच्छी तरह जानता है कि अगर कोई नागरिक है तो उसे वोट देने का अधिकार है, अगर धोखाधड़ी से दस्तावेज प्राप्त किए जाते हैं तो वोट देने का अधिकार नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, कई दस्तावेज जाली हो सकते हैं। आधार का उपयोग कानून की अनुमति के अनुसार ही किया जाना चाहिए, कानून के अनुसार ही किया जाना चाहिए। अदालत ने मतदाताओं के आधार के साथ एक और दस्तावेज 11 में से जमा करने का अनुरोध जारी कर दिया। ये यहां पे तो गोपाल शंकर नारायण दैनिक आंकड़े बता रहे हैं जो क्रम में आ सकते हैं। इसके बाद जस्टिस बागची कह रहे हैं उन्होंने साप्ताहिक रिपोर्ट का आश्वासन दिया है। यहां साप्ताहिक रिपोर्ट की बात भी हो रही है। फिर यहां पर बात यह कि आधार के साथ एक और दस्तावेज 11 में से एक जमा करने का अनुरोध खारिज कर दिया है। ये साफ खारिज कर दिया यानी आप आधार के साथ एक और दस्तावेज नहीं मांग सकते हैं, ये खारिज है। यानी आप अगर सिर्फ और सिर्फ आधार देते हैं तो अपने आप में ये पर्याप्त है, आपको किसी और दस्तावेज देने की, कोई और दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। ये बात यहां साफ कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस बागची कह रहे हैं। और दूसरा, आपने साप्ताहिक रिपोर्ट देने का वादा किया है चुनाव आयोग जी, और आप साप्ताहिक रिपोर्ट दीजिए, यह भी कहा गया है, जबकि डिमांड की गई थी यहां रूटीन में रोज रिपोर्ट देने की। आगे सुनवाई चल रही है, क्या कुछ चल रहा है अमलेंदु जी? हाँ राजीव जी, आगे अभी सुनवाई चल रही है। तो हालांकि वो 7 और 8 की तारीख तो तय हो चुकी है, लेकिन अभी दोनों पक्षों की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात अभी जो है वो अश्विनी उपाध्याय तो बीच में कूदे थे, उन्होंने असल में अपनी एक याचिका अलग से लगा दी थी राजीव जी, और उनकी मांग थी कि पूरे देश में SIR लागू किया जाए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बिहार SIR के मामले में जो भी आदेश होगा वो पूरे देश में लागू होगा। आधार कार्ड पूरे देश में लागू होगा, इसका मतलब साफ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आधार कार्ड पूरे देश में लागू होगा। अश्विनी उपाध्याय की तरफ से कहा गया कि आधार कार्ड जाली बन सकते हैं, फर्जी बन सकते हैं, और यही दलील राजीव जी चुनाव आयोग ने पहले दिन 10 मई को जब पहुंचा था ये अवकाशकालीन खंडपीठ के सामने, तब ये मामला भी रखा था कि साहब ये जो है वो आधार कार्ड जो फर्जी बन सकते हैं। उस समय जस्टिस सुधांशु धूलिया ने साफ तौर पर कहा था कि
फर्जी तो और भी कागज बन सकते हैं, आधार भी बन सकता है तो और भी बन सकते हैं। यही बात जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जहां तक फर्जी बनने की बात है वो अन्य दस्तावेज भी फर्जी बन सकते हैं, तो इसलिए अन्य दस्तावेजों की आधार के साथ कोई आवश्यकता नहीं होगी। और चुनाव आयोग को यह अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसको वोट देने का अधिकार है। यानी राजीव जी स्पष्टतया चुनाव आयोग भारत के किसी भी नागरिक का वोट काट नहीं सकता है, यह एक तरीके से स्पष्ट बात कही गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग नहीं काट सकता यहां पर भारत के किसी भी नागरिक का मतदान जो है वो नहीं काट सकता। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आप किसी का वोट नहीं काट सकते, और आधार और सिर्फ आधार के नाम पर, सिर्फ आधार, इसके साथ कोई 11 में से कोई भी एक दस्तावेज इसकी जरूरत नहीं है। आप तमाम साथी, अगर आपके यहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, यानी आप बिहार से हैं या बिहार के बाहर जहां कल को एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, आप तमाम साथियों को यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, यह जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के नाम पर आपका आधार कार्ड दिखाकर आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। अगर मतदाता सूची वहां पुनरीक्षण का कार्य चलेगा तो ये साफ साफ मानिए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो हमने आदेश दिया है आधार को लेकर ये पूरे देश में लागू होगा। कल को चुनाव आयोग अगर ये कहता है कि नहीं जी ये आदेश सिर्फ बिहार के लिए था तो ये गलत है, ये पूरे देश के लिए है। ये चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि 1 तारीख को जो मतदाता सूची आने वाली है उसके बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आप 65 लाख लोगों के नाम पहले 1 सितंबर को आपने काट के जो लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट में कितना आपने जोड़ा है ये सब कुछ देखा जाएगा। ये बहुत सारी बातें यहां पे हो रही हैं, और साथ में अश्विनी उपाध्याय जो भाजपा के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं वो भी खड़े हुए और उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। यहां पे सबसे बड़ी बात कि बिहार में लाखों रोहिंग्या हैं और इसीलिए इन रोहिंग्याओं को, इन विदेशी नागरिकों को रोका जाए, और इसीलिए यह जरूरी है कि आधार कार्ड जो है कोई भी विदेशी आदमी आकर यहां आधार कार्ड बनवा लेता है वैसा ना हो। और इसलिए तो ये दलीलें दी जा रही थी, लेकिन इनकी दलीलों को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और साफ कहा गया है कि आप साप्ताहिक बुलेटिन जारी कीजिए, आप बताइए कि क्या कुछ हुआ है, और इसके अलावा इस मसले पे इसको रद्द करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के लिए आगे क्या हो सकता है, इन सब पे भी बहस चल रही है। तो बहुत एक गंभीर बहस यहां पर अमलिंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत गंभीर बहस चल रही है, और इस गंभीर बहस में जो अब तक जो आया है राजीव जी वो लब्बुल लुबाब इसका यही है कि 7 और 8 अक्टूबर को फिर से बहस होगी, और अगर उस समय चुनाव सुप्रीम कोर्ट अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो इस पर रोक लगाई जा सकती है, और हर सप्ताह जो है इसको चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। और यह स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसका जो बिहार एसआईआर पर आदेश है वो पूरे देश में लागू होगा, यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है। केवल आधार के आधार पर आपका वोट बन सकता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि चुनाव आयोग को यह बात अच्छे तरीके से मालूम है कि किसी भी भारतीय नागरिक का वोट नहीं काटा जा सकता है। यह साफ तौर पर चुनाव आयोग ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट कर दिया राजीव जी। अभी तक की बड़ी खबर यही आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ चुनाव आयोग ने जो स्पष्ट किया है, साफ कर दिया है कि आपको करना क्या है। आधार के बाद आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर इसमें से निकल के आ रही है। इन दलीलों में साफ साफ आधार, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आधार पूरे देश में लागू रहेगा। अगर आप कहीं एसआईआर करते हैं, क्योंकि गोपाल शंकर नारायण खड़े हुए उन्होंने कहा कि अभी तो मिलॉर्ड सिर्फ हम बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तैयारी पूरे देश की कर ली है और पूरे देश में एसआईआर लागू करने जा रहे हैं। और जबकि चुनाव, इसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी खड़े हुए और उन्होंने साफ साफ कहा कि चुनाव की घोषणा अभी सितंबर एंड में होनी चाहिए थी। बृंदा ग्रोवर खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि 22 नवंबर तक नए लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन हो जाना चाहिए, बिहार विधानसभा, नए विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। लेकिन इस बीच क्या ये चुनाव करवा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है इनके पास। और इसमें से जो फाइनल लिस्ट आने वाली है वो 1 अक्टूबर को आएगी। मतदाताओं की पहली एक फाइनल सूची 1 अक्टूबर को आएगी, और यहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इंतजार करते हैं, देख लेते हैं कि 1 अक्टूबर को ये क्या लेके आते हैं। और आप 7 और 8 अक्टूबर 2 दिन लगातार इस पे हम 1 अक्टूबर के रिजल्ट के बाद 7 और 8 अक्टूबर को इस पे हम बात करेंगे। ये बात वहां रखी गई है कि आप लोग, यानी राजीव जी एक चीज स्पष्ट हो गई
कि 7 और 8 अक्टूबर की सुनवाई तक चुनाव की घोषणा नहीं होगी। यह भी स्पष्ट है, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो 1 अक्टूबर को लेकर आएंगे उस पर हम सुनवाई 7 और 8 अक्टूबर को करेंगे। तो जब तक एसआईआर का मुद्दा ये सब जुडिस है तब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती है। एक तरीके से ये भी राजीव जी एकदम स्पष्ट हो गया। तो यानी अब 7 और 8 के बाद ही कोई चुनाव की घोषणा होगी और वो उसी आधार पर होगी जो आदेश 7 और 8 अक्टूबर की सुनवाई के बाद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि 7 और 8 अक्टूबर को जो सुनवाई का आदेश आएगा उसके बाद ये फैसला होगा कि आखिर चुनाव कब होगा, चुनाव की घोषणा कब होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन बिहार वक्फ कानून पे तो फैसला आ चुका है, लेकिन यहां बिहार एसआईआर पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला, इस पे सुनवाई चल रही है और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही है। और इसमें जस्टिस सूर्यकांत ने जो अपनी बातें यहां पर कुछ ऐसे सवालों को डॉक्यूमेंट्स में खासकर कि डॉक्यूमेंट्स कोई भी फर्जी हो सकते हैं, फॉर्ज्ड हो सकते हैं, लेकिन आपका काम है उसको जांचना। इसके कारण आप दूसरे दस्तावेज मांगे ये ठीक नहीं है। हो सकता है कि कल को ड्राइविंग लाइसेंस भी, पासपोर्ट भी और दूसरे दस्तावेज भी फर्जी हों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि नहीं जी ये चूंकि आधार कार्ड जो है ये फर्जी होते ही हैं इसीलिए हमको दूसरा दस्तावेज चाहिए, तो ये गलत है। और इस आधार पे हम आधार कार्ड को हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, वो नहीं हो सकता। आधार कार्ड इसके साथ हमने जब जोड़ा है तो जुड़ा रहेगा और आप कहीं भी अगर जाएंगे एसआईआर करेंगे तो वहां ये लागू होगा। ये एक बड़ा आदेश है कि पूरे देश में लागू होगा और इसके साथ आधार कार्ड के साथ इन 11 दस्तावेजों की जो सूची दी गई है उसमें से एक भी दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। ये बड़ी बात यहां कही गई है अमलेंदु जी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल राजीव जी, बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि आधार के अलावा अगर कोई आधार देता है तो आधार अपने आप में संपूर्ण है और आधार के बाद फिर उससे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश राजीव जी आ गया है। चूंकि जो ये थे अश्विनी उपाध्याय ये पहुंचे थे कि आधार कार्ड जो है उसको निरस्त कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आधार निरस्त नहीं किया जाएगा और हमने जो भी आदेश दिया है वो पूरे देश में लागू होगा। और यह भी कहा कि हम आधार पे आपकी बात सुन सकते हैं लेकिन ये हमारा आदेश जो है ये पूरे देश में लागू है। दूसरी बात ये कि जो फोर्जरी की बात है तो वो कोई भी दस्तावेज जो है वो फर्जी बन सकता है, वो सिर्फ आधार ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि आदि जो है ये भी सब फर्जी बन सकते हैं। ये साफ तौर पर कह दिया जस्टिस सूर्यकांत ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये दस्तावेज भी फर्जी बन सकते हैं। तो इसलिए इस पर बात नहीं होगी और जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का बिहार एसआईआर के मसले पे ये पूरे देश में लागू होगा। और सीधी सीधी बात जो कही, ये कहा कि 7 और 8 अक्टूबर को इस पर फिर से सुनवाई होगी। 1 अक्टूबर को ये क्या लेकर आते हैं इस पर हम देखते हैं। और प्रशांत भूषण से ये कहा कि जो ये उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, आप उसकी एक पूरी सूची हमको दीजिए, फिर हम देखते हैं कि ये क्या क्या गड़बड़ियां कर रहे हैं। तो अब प्रशांत भूषण राजीव जी 7 और 8 अक्टूबर को जब देंगे इन्होंने क्या क्या उल्लंघन किया है तो फिर चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर सकता है। और साफ तौर पे दोनों जजेस ने कहा, पूरी खंडपीठ ने कहा कि अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो हम उस पर सख्त एक्शन ले सकते हैं। और गोपाल शंकर नारायण जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले हमको ये बताइए कि इसकी संवैधानिकता पर कब बात होगी जो एसआईआर हो रहा है, क्योंकि अगर ये असंवैधानिक है तो हम इस बात के हकदार होंगे कहने के लिए कि एसआईआर रोका जाए। तो 7 तारीख को राजीव जी इसकी संवैधानिकता पर भी बहस हो सकती है। जी बिल्कुल, इसे रोका जाए या ना रोका जाए इस पे बहस होगी, लेकिन उससे पहले 1 तारीख को फाइनल सूची आनी है बिहार में, उस पर रोक नहीं है। 1 तारीख को फाइनल सूची आ जाने दीजिए, उसको भी देख लेते हैं, ये कहा है जस्टिस सूर्यकांत ने। यानी साफ है कि जस्टिस सूर्यकांत ने जो शुरुआत में बात कही कि इसको पहले हम समझ लें कि पहले आपने 7 करोड़ 26 लाख लोगों के नाम बताए, वो आए और 65 लाख लोगों के नाम आपने हटा दिए। उसमें से 22 लाख लोगों को आपने कहा कि वो मौत उनकी हो चुकी है,
उनकी जान जा चुकी है। तो इसके बाद कई लोग ऐसे आए जिनकी जान जाने की बात, आप मौत की बात आप कह रहे थे, लेकिन वो जिंदा हैं, ये बात भी आई थी। तो यहां पर अब इन सब चीजों को मिलाकर आखिर फाइनल सूची क्या आती है एसआईआर में, यह देखना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, और इसके लिए 1 तारीख का इंतजार कर रहा है, 1 अक्टूबर का इंतजार कर रहा है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 1 अक्टूबर को यह सूची आ जाने दीजिए, फिर 7 और 8 दोनों दिन लगातार हम सुनवाई करेंगे इस पे, और इसकी वैधानिकता पे, संवैधानिक इसकी व्यवस्था पे हम बात करेंगे, और इसे रद्द करने की जरूरत पड़ी तो रद्द करेंगे। यह हो रहा है, यानी यहां पर 7 और 8 अक्टूबर से पहले बिहार में चुनाव की घोषणा नहीं होने जा रही है, यह तय मानिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, बड़ी बात यह है कि इसी वक्त दिवाली का समय आएगा, फिर कब आप चुनाव करवाएंगे, कब आप, और कितने दिन का, छठ भी आएगी, छठ भी है, और सब कुछ। 20 तारीख को शायद दिवाली है, 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को छठ है, और क्या इसके बाद इसको थोड़ा बढ़ाएंगे या क्या कुछ होगा, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यह तय मानिए कि बिहार का चुनाव इस बार आगे बढ़ रहा है, यह माने। हाँ बिल्कुल राजीव जी, लग यही रहा है आगे बढ़ रहा है, चूंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एसआईआर ही निरस्त कर दी राजीव जी, तो फिर ये होगा कि किस पे आधार पे चुनाव होगा। तो फिर जो जनवरी 2025 की जो अद्यतन सूची है उस पर होगा, फिर उस पर आपत्तियां वगैरह मांगी जाएंगी, तो होगा, तो यानी वो एसआईआर का मामला जो है वो निरस्त हो जाएगा, और फिर जनवरी 25 की जो सूची है उसके आधार पर फिर चुनाव होगा। तो उसमें थोड़ा सा समय फिर बाद में लग सकता है, ऐसा समझा जा सकता है। तो यानी ये जो अब संभावनाएं हैं, वो संभावना ये है कि चुनाव थोड़ा सा आगे सड़केगा, दिसंबर जनवरी तक भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला राजीव जी फंसा हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आधार को लेकर एक बहुत यहां पर बहुत गंभीर बहस हो रही थी, और आधार के अलावा यहां पैन का नाम भी आया है, पैन कार्ड का नाम भी आया कि पैन को भी, लेकिन चूंकि पैन उसमें नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस उसमें नहीं है, तो इन सब का जिक्र भी आया है। राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि हम राजनीतिक दलों को रिपोर्ट दे रहे हैं, और दैनिक बुलेटिन, वो लोग दैनिक बुलेटिन चाहते हैं, हमारे पास कोई और भी काम, हमारे पास और भी काम है, यानी हम दैनिक बुलेटिन नहीं दे सकते हैं। और इस पर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि मैं राष्ट्रव्यापी आधार की मांग कर रहा हूं महोदय। केवल आधार केवल पहचान का प्रमाण है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, न ही आयु का प्रमाण है, न ही निवास का प्रमाण है। आधार को 12 दस्तावेजों के बराबर नहीं माना जा सकता है। आधार को आप 12वें दस्तावेज के रूप में लेके आ रहे हैं, ये नहीं मानना चाहिए। इस पर बागची साहब कह रहे हैं कि तो क्या पैन कार्ड आधार से ज्यादा प्रासंगिक है? ये बागची ने साफ साफ कहा कि अगर आप आधार को दस्तावेज नहीं मानते हैं तो फिर क्या पैन कार्ड ज्यादा वास्तविक है, ज्यादा प्रासंगिक है क्या? तो इस पे ज्यादा रिलेवेंट है क्या? तो इस पे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि हम आपकी बात सुनेंगे, मतलब अश्विनी उपाध्याय की बात सुनेंगे हम, लेकिन एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में हमने आधार का जिक्र किया है। अंतरिम व्यवस्था के रूप में इंटरिम आदेश ऑर्डर पे में हमने आधार को यहाँ पर दे दिया है, और वो जारी रहेगा, और बिना किसी 11 दस्तावेजों के, यानी कि 12वें दस्तावेज ये है, और उसी ढंग से रहेगा जैसा 12वां दस्तावेज होना चाहिए। यानी साफ साफ है कि आधार कार्ड को हम यहां से हटा नहीं सकते, जो आप लाना चाहते थे। आप चाहते थे कि आधार कार्ड को यहां रखा जाए, साथ साथ रखा जाए, लेकिन आधार के साथ एक डॉक्यूमेंट और भी दिखाने का आदेश दिया जाए, यह मांगा जा रहा था। दो बात यहां पर थी, एक या तो आप आधार को हटा दीजिए, और अगर आप आधार को रखे हैं, जो अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं, अगर आधार को रखे हैं तो आप आधार के साथ 11वें दस्तावेज में 11 दस्तावेजों में से एक वो कीजिए, दीजिए। ये दो बातें आ रही थी, लेकिन दोनों को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अमलेंदु जी, दोनों को खारिज कर दिया। और राजीव जी, आपको याद होगा कि पिछली जब सुनवाई हुई थी, तो पिछली सुनवाई पे भी चुनाव आयोग की यही जो थी मंशा थी कि आधार के साथ एक और दस्तावेज आप दीजिए। ये जब शिकायत की गई, तब फिर स्पष्ट रूप से आदेश आया कि अलग से नहीं, अगर किसी के पास आधार है तो उसको कोई और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। साफ तौर पर फिर चुनाव आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा और आदेश दिया कि आप कल दोपहर तक इसको नोटिफाई कीजिए और अपने BLOs को बताइए। और तब राजीव जी मजबूर हुआ चुनाव आयोग उसको स्वीकार करने के लिए, और फिर तब जाके वो नोटिफिकेशन जारी हुआ। वरना तो जो BLO स्वीकार कर ले रहे थे, उनको नोटिस इशू किए जा रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। यानी अगर BLO
सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान रहा था, तो इसके लिए उसको दंडित किया जा रहा था। ये बात थी और ये बात उठी थी। इसको कपिल सिब्बल ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने और प्रशांत भूषण ने, तीनों ने इस मसले को उठाया था राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इसको उठाया था और यहाँ पे बहुत गंभीर बातें चल रही हैं, गंभीर बहसबाजी यहाँ पे दोनों पक्षों की तरफ से, और खासकर कहीं गोपाल शंकर नारायण खड़े होते हैं तो कहीं प्रशांत भूषण खड़े हो जाते हैं, कहीं यहाँ पर राकेश द्विवेदी जो हैं वो बचाव के लिए, बचाव पक्ष है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील हैं, वो खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीजें हो जाती हैं और ये बहस अभी लगातार, इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं। लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए अमरेंदु जी, तो यहां पर सवाल जो है वो यही है कि क्या एक जो आज तैयारी, जिस तैयारी के साथ चुनाव आयोग आया था, जिस तैयारी के साथ अश्विनी उपाध्याय आए थे, वो साफ साफ ये बताने, ये कहने आए थे कि आधार को यहां से खत्म कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आए थे, आधार को खत्म कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि पूरे देश में एसआईआर हो। अश्विनी उपाध्याय की जो याचिका थी राजीव जी, वो ये था कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि पूरे देश में एसआईआर कराया जाए। यानी मिली भगत देखिए राजीव जी क्या है कि अपने ही आदमी से याचिका दायर करवा दी भारतीय जनता पार्टी ने कि पूरे देश में एसआईआर दर्ज कराया जाए, और उसी याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को धमका दिया चुनाव आयोग ने कि आप इस मामले में दखल नहीं दे सकते, हम जब चाहें तब कराएंगे एसआईआर। ये हुआ। तो आज जो मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की, वो मंशा ध्वस्त होती हुई नजर आई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आधार के मामले में या किसी भी मामले में बिहार एसआईआर पर जो हमारा आदेश होगा वो पूरे देश में लागू होगा। आधार को हमने जोड़ा है, आधार के अलावा किसी और दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, चुनाव आयोग ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि किसी भी व्यक्ति के जो भारत का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है, चुनाव आयोग उसका वोट नहीं काट सकता है किसी भी हाल में। यह साफ तौर पर आ गया है। आप चाहे एसआईआर कराइए और चाहे आईआर कराइए, किसी भी भारत के नागरिक का वोट आप नहीं काट सकते हैं। यह फिर चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है राजीव। जी जी बिल्कुल। एक तो आप किसी भी, क्योंकि सबको भारत का नागरिक जो है उसको मतदाता बनने का अधिकार है, वो मतदान करने का अधिकार है, इसलिए आप किसी का नाम नहीं काट सकते हैं। दूसरी बात साफ साफ यहां कही गई है कि आप अपने नियमावली का पालन कीजिए। तीसरी बात कही गई है कि इन तमाम मसलों पे जब 1 तारीख को आप अंतिम सूची, फाइनल लिस्ट मतदाताओं के बिहार की वो अपलोड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या कितना फर्क पड़ा है और इस पूरी प्रक्रिया से क्या कितना फायदा मतदाताओं को हुआ है, ये देखा जाएगा। और इसके बाद इस सुनवाई को कह दिया गया कि आप चूंकि अपनी दलीलों का सारांश जो है उसको इकट्ठा कीजिए। प्रशांत भूषण के लिए कहा गया, अभिषेक मनु सिंघवी यानी याचिकाकर्ताओं के लिए, कपिल सिब्बल और तमाम वृंदा ग्रोवर के लिए कहा गया, गोपाल शंकर नारायण के लिए कहा गया कि ये सब कीजिए आप, और 7 तारीख और 8 तारीख 2 दिन लगातार हम सुनवाई करेंगे। तो ये साफ है कि 7 और 8 को सुनवाई होगी और आज तारीख 15 है। अब आज से लेकर लगभग 21 दिन बाद, मतलब तीसरे सप्ताह इसकी सुनवाई होगी। 7 और 8 तारीख शायद सोमवार मंगलवार ही है, शायद संभवतः सोमवार मंगलवार ही होगा, क्योंकि 7 और 8 की बात आ रही है। नहीं 7 और 8 सोमवार मंगलवार नहीं होगा, ये बुधवार और बृहस्पतिवार, बुधवार और गुरुवार या बृहस्पतिवार है, और 5 का शायद रविवार है। हाँ, तो ये मंगल बुधवार है और बृहस्पति सोमवार, मंगल और बुध है, मंगल बुध 7 और 8, मंगलवार और बुधवार, ट्यूसडे एंड वेंसडे है, और इन 2 दिनों पे सुनवाई होगी। आज की सुनवाई जो है ये खत्म हो गई है, ये यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आज की सुनवाई खत्म हो गई है और 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। लेकिन आज की सुनवाई में राजीव जी जो महत्वपूर्ण बातें आ गई हैं वो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें। एक तो ये कि बिहार के मामले में जो भी आदेश है या आएगा वो पूरे देश में लागू होगा, वो सिर्फ बिहार के मसले पर नहीं होगा। दूसरा यह कि एसआईआर चुनाव आयोग करा सकता है कि नहीं करा सकता है, इसकी संवैधानिकता पर अभी बहस नहीं हुई है, इसकी संवैधानिकता पर आगे बहस होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के अलावा आपको जो चुनाव आयोग ने कहे थे 11 दस्तावेज, उनमें से कोई एक और दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। अकेले आधार के आधार पर आपका वोट बन सकता है, वही आपका दस्तावेज है। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और जो बात स्पष्ट कर दी है वो ये स्पष्ट कर दी है कि चुनाव आयोग को यह मालूम है
कि किसी भी भारत के नागरिक का वो वोट नहीं काट सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये भी चुनाव आयोग ने राजीव जी स्पष्ट कर दिया है। तो अब 7 तारीख को जब बहस होगी तो चुनाव आयोग की भी बात सुनी जाएगी, दूसरे पक्षों की बात सुनी जाएगी, और प्रशांत भूषण जी से कहा गया है कि चुनाव आयोग जो उल्लंघन कर रहा है जिन भी नियमों का, उसकी आप एक हमको सूची दीजिए। और यह भी पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि सीपीआईएम ने जो आरोप लगाए हैं, सीपीआईएम की तरफ से भी कोई उपस्थित हो। सीपीआईएम ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। राजीव जी, चुनाव आयोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, और दूसरा वहां कहा है कि उनका जो लीगल सेल जिनको आपने दिया न्यायिक विधिक सेवा, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा। न्यायिक विधिक सेवा प्राधिकरण काम नहीं कर रहा है, ये सीपीआईएम के लोगों ने कहा है। और इसलिए कहा गया यहां पर मुख्य चुनाव आयोग के समक्ष सामने यहां जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आखिर सीपीआईएम के लोग कहां हैं, और उनसे भी वो बात करना चाहते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा यहां पे दलीलें पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें आधार की जो प्रासंगिकता है, उसकी रिलेटिविटी जो है, कितना रिलेवेंस है, वो यहां पर रखा गया, और इसके साथ साथ उसको जोड़े रखा जाएगा, ये बताया गया। तो एक तरफ से यहां आधार को लेकर एक बार आज फिर बहस हो गई है, और दूसरी तरफ ये कि 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इंतजार करें, और सबका लेखा जोखा लेकर तमाम विपक्षी जो वकील हैं, जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, इनको कहा गया है कि एक समराइज रिपोर्ट मुझे दीजिए, और इसको आप लेके आइए 7 और 8 तारीख को, जिस पर हम आगे सुनवाई करेंगे। तो अब अगली सुनवाई 7 और 8 अक्टूबर को होगी, और उससे पहले आज गर्मा गर्म सुनवाई हो चुकी है, और इसमें और अब कोई बहस नहीं हो रही है। अब बेंच उठ गई है, इसलिए हम भी इस चर्चा को अब यहीं खत्म करने की इजाजत चाहेंगे अमलेंदु जी, क्योंकि यहां पे बहुत सारी बातें जो थी वो आ चुकी हैं। अगली सुनवाई 7 और 8 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले आज गहमा गहमी का आलम 2 अलग अलग मसलों पे। एक तरफ वक्फ बिल पर जो सरकार जो लेके आई थी, वक्फ संशोधन कानून बना दी, और उस पर आज सुनवाई फैसला आया। वो फैसला सत्ता पक्ष के खिलाफ गया, वो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में गया है। तो एक बड़ी जीत याचिकाकर्ताओं की आज सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। एसआईआर के मामले पर भी यहां सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग घिरा हुआ है। अब देखना होगा कि इस पर क्या फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले अभी एक सुनवाई और 7 और 8 तारीख को होनी है, 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर। और चूंकि ये सुनवाई होनी, तो ये तय मानिए कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं होगी। मुझे और अमलेंदु जी को यहीं इजाजत दीजिए, और शाम 7 बजे हाजिर होऊंगा दोस्तों न्यूज पॉइंट में। आप सबका इंतजार रहेगा। न्यूज पॉइंट दिन भर की घटनाक्रमों पर एक शानदार विश्लेषण वहां चलता है। वहां पर तमाम लोग, अगर आप साथी हमारे अगर न्यूज पॉइंट नहीं देखे हो तो शाम 7 बजे जरूर आइए और न्यूज पॉइंट को देखिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम जिसमें आप जुड़िए, और डीवी लाइव के साथ आप दिन भर बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।